वो मार्किंग मीडिया का महत्व हमने समझ लिया, क्या क्या प्रकार के होते हैं ये समझ लिया, मार्किंग मीडिया अब हमें कन्फ्यूजन नहीं है। पर एक सवाल उठता है कि क्या हमें मार्किंग मीडिया की हमेशा ज़रूरत पड़ती है? आपको क्या लगता है मार्किंग मीडिया की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी? कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन निर्माण करने के लिए क्या हमेशा हमें मार्किंग मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती है। मार्किंग मीडिया की आवश्यकता, मार्किंग की आवश्यकता आजकल की बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े जॉब्स में या तो लेआउट आपको लगाना हो, सतहों का विकास करना हो, कोन बनानी हो कि भाई इस प्लेट पे कैसी मार्किंग करूं कि उसको घुमाऊं और कोन बन जाए, है ना। तो या तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मार्किंग करनी पड़ रही है, और या फिर हमें कहीं बताना हो कि कोई कटिंग ऑपरेशन है, चाहे गैस कटिंग हो या ग्राइंडर से कटिंग हो, कहीं से कटिंग हो नहीं है तो उसकी एक बाउंड्री लाइन हम बता देते हैं कि इतना काट देना। बात समझ में आ रही है? अगर एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके लिए कोई मशीन ले आएँ। मशीन अपने आप डाई और पंच होते हैं उसमें, वो अपने आप काटने लगती है, तो हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर टूल लगा हुआ है वो उसी साइज़ का काट देगा उसमें से ब्लैंक। ये बात समझ में आ रही है? या फिर हम जिग्स और फिक्सचर का प्रयोग कर लेते हैं, टेम्पलेट्स का प्रयोग कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। और अब जो नई ज़माने की प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं उसमें CNC आ गई, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल्ड मशीन्स। उसमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, मार्किंग नहीं, उसमें हम मशीन को कमांड देते हैं कि आपको इतनी दूर पे जाके ये कटिंग ऑपरेशन कर देना है, तो वो बहुत माइक्रोन में जाके उस एक्यूरेसी में जाके वो आपकी कटिंग कर देती है। तो हमें मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं हो रही है, ठीक है। मार्किंग फैब्रिकेशन का पार्ट है जिसमें हम चीज़ों को काटते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीनिंग मार्जिन देते हैं उसमें, मशीनिंग मार्जिन की। और आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो ना तो पूछते रहना, मशीनिंग मार्जिन की हम उसमें मार्किंग करते हैं। अब आप पूछो मशीनिंग मार्जिन क्या है? मशीनिंग मार्जिन ये है कि मान लीजिए कोई आपको एक प्लेट बनानी है जो ऊपर से पूरी मशीन हो, ताकि उसके ऊपर रख के हम कोई मार्किंग कर सकें या काम कर सकें, उसको हम बेड प्लेट कहते हैं या मार्किंग प्लेट कहते हैं। तो आप इस बात को समझ जाओगे कि इसकी ऊपर की सतह बिल्कुल मशीन होनी चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तभी तो उसके ऊपर जॉब रख के मार्किंग करेंगे चारों तरफ। इस जरूरी नहीं है ये प्लेट बिल्कुल सीधी हो सकता है ये इसमें वेरीनेस हो, ऐसे ऐसे हो, कहीं से ऊपर उठी हुई हो, कहीं से नीचे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है इस मोटी सी प्लेट के नीचे आपने कोई लेग भी लगा रखे हो, तो हमें एक तो मार्किंग यहां करनी पड़ेगी कि भाई ये तो है मेरी डाटम लाइन, इसके नीचे नीचे वाला सारा मशीन करके हटा देना, और फिर यहां से हम नाप के यहां पर मार्किंग करेंगे कि कहीं ये पतली होगी जगह, कहीं ये मोटी होगी, प्लेट की ऊपर की सतह के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? हमने इस डेटम लाइन से यहां पर मार्किंग उठा दी, उसके लिए हाइट वर्नियर कैलिपर होंगे, तो वो चारों तरफ ले जाके हमने मार्क कर दिया, ताकि मशीन करने वाले को पता हो कि मुझे मशीन के ऊपर ये कैसे सेट करना है। वो इस लाइन को सीधी करेगा मशीन के ऊपर और तब मशीनिंग करना शुरू करेगा। मार्किंग करके देख लो कि इसमें मार्जिन निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, इसको कहते हैं मशीनिंग मार्जिन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा बताने का ये था कि मार्किंग हमेशा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्किंग करने में बहुत टाइम जा रहा है। अभी हम देख भी लेंगे उसको जब हम आज का लेक्चर करेंगे, तो मार्किंग करने में बहुत टाइम जा रहा है, टाइम ही तो वैल्यू है। उससे अच्छा हम एक बार में मशीन नहीं लगा देंगे। अगर एक जैसा हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं तो हम मशीन नहीं लगा देंगे उसमें, ताकि मार्किंग करने की झंझट से बचे। डायरेक्ट उसमें प्लेट लगाओ, ठप से आके मारेगी, जॉब बाहर निकाल के फिर आगे सरका दो प्लेट को, फिर मारेगी, फिर तो मार्किंग करने की जरूरत नहीं है ना। आपको एक दिन में अगर 5000 जॉब बनाने हैं तो 5000 मार्किंग करने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। इसलिए नई जो टेक्निक्स हैं उसमें ऑटोमेशन आ रहा है, और ये धीरे धीरे सिर्फ बड़े बड़े जॉब्स के लिए, सतहों के विकास के लिए, मशीनिंग मार्जिन को चेक करने के लिए, इस काम के लिए आपकी मार्किंग रह जाने वाली है। आज भी वहीं रह गई। बात समझ में आ गई बेटा? मार्किंग कहाँ की जाएगी? मार्किंग की जाएगी सतह पे, किसी जॉब की सतह पे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कटिंग होगी, इतना हिस्सा कट के बाहर निकल जाएगा, यही तो बताना चाह रहे हैं। वो कटिंग गैस कटर से हो सकती है, प्लाज्मा कटिंग हो सकती है, वो कटिंग वाटर जेट कटिंग हो सकती है, ग्राइंडर से हो सकती है, या किसी और टेक्निक से हो सकती है। पर कटिंग होगी ना तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ वो कटिंग मैनुअल हो रही है। CNC मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ से कोई आदमी कर रहा होगा तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई। हर समय तो वो इंच टेप लेके नापता हुआ नहीं चलेगा ना, पहले ही मार्किंग कर दो कि यहाँ से काट देना है। ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? जैसे सूट बनाते हुए वो दर्जी नहीं लगाता निशान, भाई यहाँ से बाजू निकाल देना, फिर उसके बाद उसको सिल देते हैं, हम बाद में वेल्डिंग कर देते हैं, उसी को फैब्रिकेशन कहते हैं। मेरा पहला लेक्चर अगर आपको याद हो, अलग अलग प्रोडक्शन टेक्निक्स जब मैंने बताई थी, फैब्रिकेशन का पार्ट है बहरहाल ये मार्किंग, ठीक। तो मार्किंग होगी सतह पे, किसी जॉब की सतह पे मार्किंग होगी, और मार्किंग किस अनुसार होगी? हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या होगा? कहाँ से पता चलेगा हमें क्या मार्किंग करनी है? ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ से पता चलेगा? जॉब तो बनना है, अभी जॉब से कैसे पता चल जाएगा? जॉब को तो बनाना है,
हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर मार्किंग होनी है, मतलब क्या मार्किंग होनी है, ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलता है हमें ड्राइंग से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, जिसका अलग से आपका एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये कैसी होती है, इसी को हम आज मार्किंग करके बनाने वाले हैं। ऐसी होती है, आपको अंजू मैडम बता रही होंगी ना, आपको लाइन वाइन सब बता रही होंगी। तो ये है आपकी एक ड्राइंग। हालांकि ड्राइंग इतनी रंग बिरंगी नहीं होती है, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको रंग बिरंगी बना रखा है, ठीक है। इसमें जो डार्क कलर की आउटलाइन है वो जॉब की आउटलाइन है, जो गोल है वो भी आउटलाइन है, वो भी डार्क कलर की होंगी, जो होल इसमें हो रहे हैं 4। इसकी जो ये लाइनें ऊपर उठ रही हैं, जॉब से बाहर निकल रही हैं परपेंडिकुलर, उनको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, जो आपको शायद ब्लू कलर की दिखाई दे रही होंगी। दे रही है ब्लू कलर की दिखाई। ऊपर जो लाइन जिस पे डायमेंशन लिखी है उसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन जो है वो हल्की होंगी और जॉब की आउटलाइन हमेशा मोटी होंगी। और इसमें डायमेंशन लिखी हुई है कि भाई ये किनारा जो है 95 mm है, ये किनारा भी 95 mm है, और आपके होल जो हैं वो 70 mm की दूरी पे हैं। बीच में सेंटर लाइन लग रही होंगी, सेंटर लाइन की अलग शक्ल होती है, वो लग रही होंगी। ये जॉब की सेंटर लाइन है कि आधा जॉब इसके ऊपर है, आधा जॉब इसके नीचे है। इस सेंटर लाइन से ये भी पता चलता है कि ये जो दोनों जॉब आपके होल हैं, ये सेंटर लाइन से 35 mm इधर और 35 mm इधर है। आपको सेंटर लाइन से ये दोनों बराबर बराबर का निशान दिखा रखा है, इक्वल टू का। इसका मतलब ये है कि सेंटर लाइन से दोनों तरफ जॉब आपका सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, जितना इधर है उतना ही उधर है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? सारे होल 10 mm के हैं, ये भी कहीं लिखा होगा। तो ये है आपकी ड्राइंग। इससे पता चलेगा मार्किंग जॉब पे कहाँ होनी है। तो इस ड्राइंग को यहाँ चिपका दूँ ताकि ये हमारे रेफरेंस के लिए हमेशा रहे। तो इसमें आपको साइज कितना दिखाई दे रहा है? 95 अब ये 95 हमने किसी प्लेट, हमने मान लीजिए एक प्लेट है 3 mm मोटी, उसमें से हमें ये जॉब निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें उसमें से ब्लैंक निकालना पड़ेगा, एक ऐसा ब्लैंक जो बाद में जाके हमारा जॉब बन जाएगा। तो सपोज ये है मेरा वो ब्लैंक, दिखाई दे रहा है सबको? ये मैंने किसी बड़ी प्लेट में से मार्किंग करके निकाला होगा, कटरमैन ने इसको काट के मुझे दे दिया कि लो भैया इसमें से अपना जॉब बना लेना, ये वाला जॉब ड्राइंग के अनुसार, ठीक। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या इस ब्लैंक में से मेरा जॉब निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। पहले तो उस प्लेट में इस ब्लैंक की मार्किंग करी होगी जिसमें से ये काट के निकाला गया होगा, फिर उसके ऊपर ये मार्किंग मीडिया हमने लगा रखा है। क्यों लगा रखा है मार्किंग मीडिया? ये है हमारा पेंसिल। जब हम फिटर या टर्नर मशीनिस्ट जब हम मार्किंग करते हैं तो हम इस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये प्लेट ऐसी रही होगी आपकी, इस पर मैं निशान मारूं, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तब मुझे मार्किंग मीडिया लगाना पड़ता है ताकि पतली पतली लाइनें जो दिख सके, लगातार लाइन, वो मुझे मुझे इस पर मिल जाए। इसलिए मैं मार्किंग मीडिया का एक लेप लगाता हूँ इसके ऊपर। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहूँगा कि इस ब्लैंक में से ये जॉब मेरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सब जानते हैं क्या है? ये मेरा ब्लैंक है, इसमें से मुझे ये जॉब निकालना है। अब मैं इसको नापूंगा और नाप के मैं देख पा रहा हूँ कि ये है 100 mm लंबाई में और 100 mm विड्थ में, ठीक है। हमें निकालना कितना है? 95। तो मैंने ब्लैंक चेक कर लिया, 100 में से 95 तो निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, वेरी गुड। तो मेरा ब्लैंक तो तैयार है आपके जॉब बनाने के लिए। अब इसके ऊपर मुझे मार्किंग कर। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले शुरुआत कैसे करूं? ये कोना मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से 95 में इधर, 95 में इधर, फिर 95 इधर, 95 इधर, चकोर बन जाएगा मेरा। ऐसा हो सकता है ना? पर प्रॉब्लम ये आएगी, हमें ये नहीं पता कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है नहीं है। हो सकता है ये तिरछी जा रही हो और ये 90 डिग्री का कोण ना बन रहा हो। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मुझे सबसे पहले कोई सा एक किनारा डेटम मानना पड़ेगा, मतलब ये देखना पड़ेगा कि वो लाइन सीधी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको ये स्ट्रेट एज से ये देखना चाहूँगा कि इसकी ये वाली सतह बिल्कुल सीधी है या नहीं है। यहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चाल दिखाई दे रही है, तो मैं किसी और सतह की बात देखता हूँ। ओके, ये वाली जो मेरी एज है ये बिल्कुल ट्राई स्क्वायर में यानी कि गुणीय में बिल्कुल सीधा आ रही है। तो ये मेरा डेटम बन जाता है। पहली बात तो यहाँ समझ में आ गई। अब एक किनारा मुझे चेक करना है कि इससे वो 90 डिग्री पे उठा हुआ है नहीं उठा। यही 90 डिग्री का आपका चेक करता है कोण, ठीक है। इसको हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं, राइट एंगल भी कहते हैं इसको। तो मैं इसके एक किनारे पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इस वाली लाइन से नीचे जो मेरी एज है उससे ऊपर वाली जो किनारा है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे उठा हुआ है नहीं उठा हुआ है। आपको क्या लग रहा है, उठा हुआ है नहीं उठा हुआ है? तो मुझे यहाँ पर एक लाइन ऐसी चाहिए जो इस एज से 90 डिग्री पे उठी हुई हो, तो आएगा मेरा स्क्राइबर। समझ में आ रही है बात? अब मैं यहाँ पर पकड़ के और उस लाइन को
अब आपको मार्किंग मीडिया और स्क्राइबर का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या आपको ये लाइन विजिबल दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना बेटा? अब क्या हुआ, मेरी दो एज 90 डिग्री के समकोण में आ गई है, यानी कि ये दो एज मेरी फाइनल हो गई है। अब मुझे क्या करना है, 95 mm यहाँ से नाप के एक कुंडिये से लाइन यहाँ पर उठानी है 90 डिग्री पे, और 95 यहाँ पर नाप के एक लाइन ऐसे बंद कर देनी है। तो मेरे ये जॉब की आउटलाइन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? ठीक है, तो उसको कर दूं मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से 95 mm पर यहाँ पर एक स्क्राइबर से निशान मत लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्क्राइबर से एक निशान लगाया हुआ है, और यहाँ पर मुझे एक 90 डिग्री पे दोबारा एक मार्किंग करनी पड़ेगी जो मेरे जॉब की आउटलाइन होने वाली है। ओके, तो दोनों तरफ मेरी सीधी लाइनें आ गई, यानी कि मेरे पास 3 एज 90 डिग्री के कोण में आ गई है। नीचे वाली जो मैंने पहले चेक करी थी, और उसके अनुसार 2 लाइनें मैंने वर्टिकल निकाल दी है। बात समझ में आ रही है? अब आखिरी काम मेरा क्या रह गया है, यहाँ से 95, यहाँ से 95 और इस लाइन को बंद कर देना है। यही तो रह गया ना? ओके, क्या आपको दिख रहा है एक चकोर पोर्शन जो मेरे जॉब का होने वाला है? जब हम ब्लैंक निकालते हैं तो ये मार्जिन जो मैंने एक्स्ट्रा काटा था ये बहुत ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही मशीनिंग करके हमें इसको साइज में लाने में टाइम लगने वाला है। ये बात आप समझ रहे हैं ना? तो जितना हो सके हम ब्लैंक की मार्किंग करते हुए भी बहुत एक्यूरेट करना चाह रहे हैं, कटिंग मार्जिन को छोड़ते हुए। ये बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, ओके। अब मेरी जॉब की ये आउटलाइन तो आ गई, अब मुझे मार्किंग करनी है इन होल्स की। ये होल इस सेंटर लाइन से 35 mm ऊपर नीचे हैं, दाएं बाएं हैं, ये है ना? तो मुझे सबसे पहले इसकी सेंटर लाइन की मार्किंग करनी पड़ेगी ना भाई, सेंटर लाइन की मार्किंग। अब 95 का आधा कितना होता है? 47.5। 47.5 स्केल से नापना त्रुटि हो सकती है, नहीं हो सकती है? ऐसे समय में काम आता है हमारा डिवाइडर। आएगा नहीं आएगा? डिवाइडर का काम क्या है, किसी भी लाइन को बराबर हिस्सों में बांटना ही तो होता है लाइन को। तो मैं इस डिवाइडर में भरूंगा 47.5। ओके, तो ये मेरा साइज, इसको बराबर हिस्सों में इसने बांट दिया ना। ये देखिए, इस पॉइंट से ये सेंटर है मान ले, तो यही सेंटर से ये वाला पॉइंट भी मेरा टच हो रहा है। वो ऐसे दिखाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। ऐसे ही आप चारों तरफ इसको चेक कर सकते हो। ये सेंटर यहाँ है, तो इस सेंटर से ये वाला पॉइंट भी मिल गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं इससे सारे के सारे ये सेंटर निकाल लूँगा। एक सेंटर मेरा ये आ गया, एक सेंटर मेरा ये आ गया, इसी तरह एक सेंटर मेरा ये आ गया, और एक सेंटर ये आ गया। तो ये 4 पॉइंट आ गए, यही मेरे सेंटर लाइन के पॉइंट होने वाले हैं। तो मैं सेंटर लाइन को मार्क कर दूंगा। तो मैं अपना स्क्राइबर की मदद से इसमें सेंटर लाइन मार्क कर दूंगा। आपको दिखाई दे रहा है बेटा? और मार्किंग मीडिया इसलिए भी लगाया जाता है ताकि हमें बहुत ज़्यादा जान लगा के ये मार्किंग ना करनी पड़े, वरना मेरे मटेरियल पे भी तो निशान पड़ जाएगा ना, उसको भी तो बचाना चाहते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं सेंटर लाइन मेरी आ गई है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इन होल्स की मार्किंग करनी है ऊपर और नीचे। तो इस सेंटर लाइन से 35 इधर 35 इधर 70 mm दूर हो जाएंगे ना, और ऐसे ही इस सेंटर लाइन से 35 ऊपर 35 नीचे। सेंटर का मार्क करना होता है मुझे। मार्किंग हमेशा लोकेशन डायमेंशन जो है वो सेंटर की आती है। होल कहाँ आएगा उससे मतलब नहीं है, इस सर्कल से मतलब नहीं है, इस सेंटर से मतलब है जहाँ पर ड्रिल जाके बैठेगी और वो होल करना शुरू करेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होल का सेंटर है, ना कि सेंटर की आउटलाइन। वो तो आउटलाइन तो ड्रिल अपने आप निकाल देगी ना, अगर एक बार सेंटर पे बैठ गई ड्रिल। समझ में आ गई या नहीं? ओके, तो अब मुझे इसकी होल की वो डायमेंशन देखनी है। तो 35 mm पे मैं ये रखकर एक बार इधर 0 पर और उधर 70 पर निशान लगा दूंगा। इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए ना आपको? इस सेंटर लाइन पे अगर मैंने 35 यहाँ पर मार्क कर, मतलब सेंटर लाइन को 35 पे रख लिया है, तो 0 और 70 वाला जो पॉइंट है वो मेरे दोनों होल का सेंटर होने वाला है। वो लाइन सेंटर की लाइन आने वाली है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो मेरे पास इधर और उधर 70 mm की लाइन आ गई। अब मुझे इस लाइन से ऊपर और नीचे भी 70 लाइन, तभी तो होल का सेंटर आएगा ना, चारों होल का सेंटर तभी तो आएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो अब मैं क्या करूँगा, 35 mm ऐसे रखकर एक 0 पर और एक 70 पर। ऑल राइट,
तो ये आपके मैंने सेंटर को मार्क कर दिया। ये सेंटर लाइन से 35 इधर है, 35 इधर है, इस वाली सेंटर लाइन से 35 ऊपर 35 नीचे है। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? आपको जॉब की आउटलाइन और चारों सेंटर के होल मार्क कर दिए। ये है आपकी जॉब मार्किंग। हमने ड्राइंग के अनुसार इस जॉब पर की मार्किंग कर दी है। अब आपका क्या काम है, इस लाइन से इधर इधर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आपको आप आरी से काटना चाहो पर सीधी नहीं कटेगी आपसे भी, फाइलिंग से इसको करना चाहो ठीक, तो आपको ये पूरे किनारे स्क्वायर करने हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण में करने हैं, इसको घिस घिस के। उसके बाद आपको इन सेंटर पर 10 mm का ड्रिल करना है। ड्रिल करने से पहले पंच की जरूरत पड़ेगी, वो अगली क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट हम प्रयोग करते हैं मार्किंग करते हुए। आज आपने कौन कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग देखा? स्केल का देखा, स्क्राइबर का देखा, डिवाइडर का देखा, ट्राई स्क्वायर का देखा, ये देखा ना। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, हैमर होते हैं, पंचेज होते हैं, यूनिवर्सल गेज होते हैं, सरफेस गेज कह लें या मार्किंग ब्लॉक कह लें उनको, इस तरीके की बहुत सारी आइटम्स होती हैं, ट्रेमल होता है। हम जैसे जैसे ये लेक्चर आगे चलेगा उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। इस मार्किंग में आपको कोई परेशानी हो या कोई सवाल हो तो आप पूछें। मैं एक बार फिर बता दूं, इतने छोटे छोटे जॉब्स पे आपको मार्किंग नहीं कभी करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल है इसलिए बता रहा हूँ। आमतौर पर मार्किंग हम बड़े बड़े डेवलपमेंट्स में करते हैं, लेआउट्स पे करते हैं। इतनी छोटे जॉब के लिए अगर एक ही बनाना है तो कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है। पर अगर ये जॉब आपको बहुत सारे बनाने हों तो मार्किंग करने में इतना समय लग गया एक जॉब पर, तो 10,000 जॉब में सोचो कितने सारे आदमी लगेंगे और कितनी सारी मार्किंग होनी पड़ेगी। तब हम ऑटोमेटिक या पंच डाई, जिग फिक्सचर, टेम्पलेट, CNC मशीन, पावर प्रेस, इस तरीके की चीज़ों पे चले जाते हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। ठीक है। पर अगर बहुत बड़ी एक कोन बननी है, हमारी मजबूरी है कि वो कोन तो ज़िंदगी में एक बार बननी है बस, उसके लिए करोड़ों रुपए की मशीन कौन बनवाएगा? एकदम तो नहीं बन जाएगी ना वो करोड़ों रुपए की मशीन। आप वैसा ही जॉब बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, तो अच्छा है कि फिर हम उसको ऑटोमेटिक चीज़ों पे ले जाएं ताकि टाइम बच सके। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो अब आपका काम क्या होगा, कितनी देर लगेगी आपको? मैं आपको 4 घंटे देता हूँ। 4 घंटे में फाइलिंग से इसको ठीक करें। वहाँ पर सचिन सर होंगे, वो पंच लगा देंगे इसमें, पंच से फिर आप इसको ड्रिल करेंगे और ये जॉब बनाकर मेरे पास लेकर आएंगे, फिर मैं चेक करूँगा इसको जॉब को। ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को पॉज कर देते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ जाओ भाई, बैठो सारे के सारे। थैंक यू। बन गया जॉब? बैठिए बैठिए। एक बार जरा चेक कर लूँ। 95, ऑल राइट, 94, 95, ठीक है। 1 mm का इस ट्रेनिंग के साथ 1 mm की मैं आपको छूट दे सकता हूँ। आपका जो जॉब है वो 95, 94 के बीच में आ रहा है, 1 mm का फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर हाथ से फाइलिंग करते हुए इतना फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है। तभी तो हम मशीनिंग पे जाते हैं ना, ऑटोमेटिक मशीन पे जाते हैं। अच्छा, ये होल कैसे करा भाई? ड्रिल मशीन से। उससे पहले कोई इस पर मार्किंग करी थी होल की, पंच मारा था कोई? क्या बताया था सचिन सर ने? सेंटर पंच। ओके। और फिर ड्रिल कौन सा, कितने का ड्रिल किया था? 10 mm आएगा। ठीक है। हालांकि ऐसे चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अंदर, हाँ ठीक है, 10 mm का ड्रिल आपने कर दिया। और ये सेंटर कितना आ रहा है इसका? 70 mm। 70 mm। परफेक्ट। ठीक है। यहाँ तक के लिए सही है। अब आपका कोई सवाल हो तो पूछिए भाई जी। ये समझ में आ गया बेटा? मार्किंग, इसको जॉब मार्किंग कह लो, इसको मार्किंग ऑफ भी कहते हैं, मार्किंग आउट भी कहते हैं, खाली मार्किंग भी कहते हैं, जॉब मार्किंग कहते हैं। ठीक है। तो ये क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है, सारी चीज़ क्लियर है आप लोगों को? कोई भी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए। सर मार्किंग पेंसिल बोल सकते हैं? इसको मार्किंग पेंसिल, यस बोल सकते हैं ना। अगर सर ये आगे शिफ्ट हो जाए तो 100 ये पूरा का पूरा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनका सवाल ये है कि अगर ये टूट जाए तब क्या करें? भाई पेंसिल को तो हमने कटर में घिस दिया, अगर ये टूट जाए तो क्या? ये पूरा जॉब जो है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी हार्डनेस बाकी लोहे की हार्डनेस से थोड़ी ज़्यादा होगी, माइल्ड स्टील से ज़्यादा होगी। तो अगर इसका ये कुंद हो भी जाता है, मतलब इसका ये टिप घिस भी जाता है, तो आप ग्राइंडर पे दोबारा इसकी धार लगा सकते हैं, ये फिर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। पिछली बार आपको याद हो मैंने इसको उठाया था, लेकिन इसकी ये ग्राइंड नहीं हुआ था, तो मैंने फिर उसका जेनी कैलिपर का यूज़ किया था, इसको ग्राइंड कर दिया। ये फिर घिस जाएगा, फिर ग्राइंड कर दो, इतना लंबा है ना। जब हम स्क्राइबर के बारे में पढ़ेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये सीधे वाला है, एक बेंट वाला भी होता है, एक तरफ से सीधा एक तरफ से बेंट, और ये मार्किंग ब्लॉक के साथ प्रयोग किया जाता है। और मार्किंग मीडिया का यहाँ से एक और मज़ेदार
उपयोग निकल के आता है। देखिए जब हम मार्किंग ब्लॉक के साथ जब हम इसकी मार्किंग करेंगे ना तो इतना प्रेशर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें मार्किंग ब्लॉक को सीधी लाइन पे ऐसे खिसकाना होगा, ये लाइन मारता हुआ चलेगा। तो बहुत हल्के से प्रेशर पे क्लियर विजिबल कंटिन्यूअस लाइन आपके पास आनी चाहिए, तब हमारा मार्किंग मीडिया बहुत काम आ जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? आपके सवाल का जवाब दे दिए बेटा। इसको घिस लो, फिर ग्राइंडर व्हील होता है ना, ग्राइंडिंग मशीन जो होती है उस पर घिस लो, इसकी फिर नॉक बना लो, ठीक हो जाएगा। और कोई सवाल आपका? और इन सारे जॉब के बारे में, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना आने वाली क्लास में, एक एक करके पढ़ेंगे। और वो जो जेनी कैलिपर है ना, वो भी मार्किंग के काम आता है ना, समानांतर लाइन खींचने के काम आता है ना। उसमें एक तरफ यही तो, ये जो आपका डिवाइडर है ये भी तो स्क्राइबर का ही काम कर रहा है ना बेटा। जितने भी आपके हैंड टूल होंगे ना उसको आप, ये तो खैर माइल्ड स्टील का है, लेकिन हैंड टूल जितने भी हैं हम हाई कार्बन स्टील के इसलिए बनाते हैं ताकि वो थोड़ी हार्ड रहे, खरोंच या घिसाव इसमें ना हो, उस पर हो जिस पे हम काम कर रहे हैं, जॉब पर हो, जिसको हम मार्किंग करना चाह रहे हैं या काटना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई सवाल आप लोगों का? तो फिर आज के इस लेक्चर को खत्म करें। धन्यवाद कह दूं आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।